बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसके बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी कर सकती है और इस लिस्ट में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबंधित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम आज पश्चिम बंगाल दौरे पर है। निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां राज्य में पहुंच गई हैं, जिनकी तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में की जाएगी। 3 और कंपनियां शीघ्र ही कोलकाता पहुंच जाएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव में धनबल पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में बैठक की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग धनबल के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए चुनाव खर्च की निगरानी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त खर्च पर अंकुश लगाने के तरीके शामिल थे। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग का संवैधानिक जनादेश है। स्वतंत्र चुनाव का संचालन लोकतंत्र की बड़ी चुनौतियों में से एक है। बैठक में कर बोर्ड के प्रमुख, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 12बंकी, असम की 5, तेलंगाना की 8, मेघालय की 2 और सिक्किम और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को 12बंकी से उम्मीदवार बनाया गया है। असम के उम्मीदवारों में गौरव गोगोई और सुष्मिता देव प्रमुख नाम हैं। कालियाबोर से गौरव गोगोई और सिलचर से सुष्मिता एक बार फिर चुनावी समर में होंगे। दोनों इन सीटों से वर्तमान में सांसद हैं। मेघालय में शिलोंग से पूर्व केंद्रीय मंत्री विंसेंट पाला और तुरा से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 15 पर सीपीएम और अन्य पर घटक दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वाम मोर्चा ने जिन 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें पुरुलिया और बशीरहाट भी शामिल हैं। पुरुलिया से फॉरवर्ड ब्लॉक के वीर सिंह महतो और बशीरहाट से भाकपा के पल्लव सेन गुप्ता उम्मीदवार हैं। रायगंज से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम और मुर्शिदाबाद से बदरुद्दोज़ खान प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी 5वीं सूची जारी करते हुए गाजियाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा और मुन्नी को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले कल ही जारी चौथे लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें गोंडा लोकसभा से विनोद कुमार, बाराबंकी से राम सागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। देहरादून में विशाल परिवर्तन रैली में बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं जनता दल एस के महासचिव दानिश अली बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में बीएसपी ज्वाइन की है। दानिश अली ने कहा कि जेडीएस का यूपी में संगठन नहीं है। आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि मेरी जो ऊर्जा है वो बहन जी के मिशन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा, मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जो संघर्ष और सपना था, उन सबको साकार करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मैंने कबूल किया है। हरियाणा से पूर्व कांग्रेस सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। अरविंद शर्मा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं।
अरविंद शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं सोच समझकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए बीजेपी ने काम किया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर, अब एयर स्ट्राइक हुई, इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। इन सारी सोचों को देख करके, इन सारी बातों को देख करके मैंने निर्णय किया। मैं पीछे प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, नमस्कार हुआ था, मिला था, और परसों अध्यक्ष जी से भी, आदरणीय परम आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरी मुलाकात हुई। और मैंने डॉक्टर अनिल जैन जी और खट्टर साहब से तो मैं मिलता ही रहता हूं। तो मुझे पूरा, मैंने अपने खूब अच्छे तरीके से, जींद का जब उपचुनाव हुआ तब भी हम इकट्ठे हमने काम किया। मैंने खूब अपने दिल से, अपनी आत्मा की आवाज से मैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। अपना दल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से अपना गठबंधन बरकरार रखा है। अपना दल की नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अपना दल का गठबंधन बरकरार रहेगा। इसके तहत अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, जबकि दूसरी सीट पर दोनों दलों के नेता बैठकर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग की सीरीज एजेंडा 2019 के 5वें भाग में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उम्मीदों से भरा भारत इस देश को वंशवादी राजनीति चलाने से रोकेगा। अरुण जेटली का कहना है कि आजादी के बाद देश भर में शासन करने वाली कांग्रेस ने इस देश में वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया और ये एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने लिखा कि 1991 के बाद देश में कई क्षेत्रीय दल उभरे, लेकिन ये भी पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई और ये परिवार की संपत्ति की तरह हो गई और पार्टी के सभी फैसले परिवार के हाथ में रहे, जिसका राजनीति, नीतियों और प्रशासन में बुरा असर पड़ा। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी फैक्टर सामने आया और पारिवारिक पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये सवाल है। परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियों में विरासत को लेकर आपसी खींचतान भी दिखी है। ऐसे में उम्मीदों से भरा भारत देश को वंशवादी लोकतंत्र में बदलने से रोकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्लॉग को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक नया भारत है जहां व्यक्ति का प्रदर्शन मायने रखता है, वंशावली नहीं। अब वंशवादी राजनीति व्यवस्था में शामिल होने वाले मेधावी लोगों के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं कर पाएगी। केवल कुछ शक्तिशाली परिवारों के लिए नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के लिए दरवाजे और अवसर खुले हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर आतंकवाद के मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाने और आरोप प्रत्यारोपों से पाकिस्तान की परोक्ष तौर पर मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पर जब वैश्विक दबाव बन रहा था तो ऐसे वक्त में कंधार कांड और मसूद अजहर को 1999 में रिहा करने को मुद्दा बनाने को स्तरहीन राजनीति उन्होंने करार दिया। ये भी याद दिलाया कि कंधार कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी चर्चा की थी और सभी दलों की सहमति के बाद रिहाई का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उस घटना पर सवाल उठाकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विवेक पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार जब आप मतदान के लिए जाएंगे तो वहां ईवीएम के साथ वीवीपीएटी भी आपको नजर आएगा। वीवीपैट की व्यवस्था चुनाव आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर की है। आयोग की तरफ से मतदाताओं को इसके बारे में बताया जा रहा है। आपका हर वोट कीमती है। वोट सही कैंडिडेट को गया या नहीं, ये शंका मतदान करते ही दूर हो जाएगी। मतदान केंद्र में ईवीएम के साथ लगी वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तुरंत तस्दीक करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम के साथ वीवीपैट की मशीनें जगह जगह दिखाई जा रही हैं, जिससे मतदाता इसके बारे में जान सकें। पहली बार इस्तेमाल हो रही है तो इसके बारे में जानकारी होना लोगों को ज़रूरी है। इसके लिए 9 जनवरी को हमने एक अभियान शुरू किया। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास 70 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो 70 के 70 असेंबली सेगमेंट्स में हमने 2-2 गाड़ियां लगाई जो कि इन मशीनों को लेके और जगह जगह जाते हैं। डेली 2-3 जगह एक गाड़ी कवर करती है।
जब आप ईवीएम में किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लगे बटन को दबाकर उसे वोट करते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकल आती है, जिससे आपको पता चलेगा कि वोट किस उम्मीदवार के हिस्से गया है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। मतदाता 7 सेकंड तक इस पर्ची को देख पाएंगे और फिर ये सील बंद बॉक्स में गिर जाएगी। ये आपको नहीं मिलेगी। पहले दबाते थे, जाते थे हम वोट देने के लिए, तो क्या कहते कि बटन दबा दिया वो बोल के रह जाता था। अब इतना मेरे को ये पता तो लगा कि हमको ये नंबर दबाया हो, ये नंबर हमारा ये दिख रहा हो मेरे को, तो ये कोई यही चीज़ मेरे को नया चीज़ देखने को मिला है। तो उससे नहीं पता लग जाता कि किसको वोट डाली है, मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल बेनिशान था हम। ऐसा होता था कि जिसको वोट डालते थे पता नहीं चलता था किसको वोट गया है। ये वहम थी लोगों की कि मैं इसको वोट दिया हूँ, इसको जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। भारत निर्वाचन आयोग से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। इस बार ईवीएम में वीवीपैट मशीन भी लगाने की बात कही है, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रही आशंकाओं को विराम लग सके। तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के बाद इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल जाहिर है चुनाव आयोग की इस पहल के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।